बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे पिक 16F877A पे काम करना। इसमें मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है आपको डिलीवर करूं। मेरा मकसद आपको फैसिलिटेट करना है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन और मटेरियल नेट पे पहले से मौजूद है और जो मौजूद नहीं होगा वो मैं इंशाल्लाह आपको कंसाइज फॉर्म में देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट शेयर किया आपके साथ और ये अगर आपको वहाँ नहीं मिलता तो मैं इंशाल्लाह यूट्यूब वीडियो के नीचे भी ये सब चीज़ें पेश कर दूंगा। तो यहाँ मैंने सारी अभी जो करंट बिल्कुल स्टार्टिंग के लिए जो मेजर रिसोर्सेज मुझे मिली वो मैंने यहाँ पर डाल दी हैं। सबसे पहली चीज़ ये डाउनलोडिंग और इंस्टॉल आपको इंशाल्लाह इसमें मसला नहीं होना चाहिए। बहरहाल अगर आपको मसला हो तो ये अगर आप वीडियो पर देखें तो ये यूट्यूब की एक वीडियो है जिसमें उसने डाउनलोड और इंस्टॉल करने का तरीका बताया है यहाँ पर। तो अगर आपको उसमें मसला हो रहा है तो आप यू कैन वॉच दिस वीडियो। आपने बेसिकली MPLAB X और साथ उसका एक हम क्योंकि 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर पे काम करें तो हमें XC8 उसका जो उसका कंपाइलर है वो डाउनलोड करना होगा। तो पहले आप MPLAX डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे। जब वो हो जाएगा तो फिर वहीं पर आपको जब इंस्टॉलेशन के बाद आपको वो लिंक खुद बताएगा कि आप कंपाइलर का लिंक कहाँ से मिलेगा। उस पर क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा। तो इंशाल्लाह शुडंट बी अ प्रॉब्लम। फर्स्ट अच्छा सेकंड ये कि ये एक मुझे बहुत अच्छी रिसोर्स मिली थी गेटिंग स्टार्टेड विद पिक। तो ये जो रिसोर्स है मैं आपसे शायद पहले भी शेयर कर चुका हूँ। इसमें अगर आप थोड़ा सा इसको पढ़ लें तो बेसिक माइक्रो कंट्रोलर ये जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं 16F ये होता क्या है इसके बारे में बेसिक से आप बताया हुआ है क्या क्या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इसके रिक्वायर्ड होगा वो उन्होंने थोड़ा सा बताया हुआ है। तो इसमें भी जो है आपका जो 16F877 है उसमें स्टैंडर्ड जैसे आपके पास ये ऑसिलेटर है उसमें 20 मेगाहर्ट्ज़ तक का हम लगा सकते हैं और इसमें कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं ये उसको बाद में देखेंगे। टाइमर्स हैं और इसकी प्रोग्राम मेमोरी अलग है और डाटा मेमोरी अलग है। इसकी प्रोग्राम मेमोरी 8K की है और इसमें इसको एक वीरोम भी मौजूद है और इसके साथ इसमें ये PWM और कैप्चर एंड कंपेयर यूनिट ये मौजूद है। AD इसमें मौजूद है मेरे ख्याल से 13 बिट है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इसको चेक कर लेंगे। 13 बिट ADs हैं और इसमें चैनल में खास 8 हैं 8 चैनल है तकरीबन। ये हमारे पास पोर्ट्स हैं। तो इंशाल्लाह ऐसा ऐसा जैसे जैसे हम इन पे काम करेंगे हम इनको ऐसा ऐसा एक्सप्लोर करेंगे रादर दिन कि हम इसकी थ्योरी में अभी से चले जाए। मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है कि हमें जिस पेरिफेरल की ज़रूरत पड़े उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लें कि उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद हम लेट्स गेट स्टार्टेड विद फर्स्ट प्रोजेक्ट। हम जो बेसिक प्रोजेक्ट है उसमें ये हार्डवेयर के बारे में इंशाल्लाह फिर बाद में बात करेंगे। अभी पर हम सिर्फ अपना इन्वायरमेंट अपना MPLAB X का इन्वायरमेंट सेटअप कर लें। तो MPLAB अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है तो मैं यहाँ से इसको चलाता हूँ। MPLAB IDE और IPE दोनों आपके इंस्टॉल हो जाने चाहिए। IPE जो वो प्रोग्रामिंग के लिए इंटरफेस है। अभी ये प्रोग्रामिंग फिलहाल नहीं कर रहे सिर्फ सिमुलेशन करेंगे। तो MPLAX IDE को आप खोल लीजिए। तो इसमें आप न्यू प्रोजेक्ट में जाएं स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट और नेक्स्ट कर दें और यहाँ पर आप अपनी फैमिली चूज़ कर लें। हमारे पास क्योंकि 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है 16 वाला ये मिड रेंज इसमें हमने क्लिक किया और अपने माइक्रो कंट्रोलर का नाम लिख दिया मैंने 16F877। तो यहाँ पर लिस्ट में आ जाएगा 877A। ये मेरे पास माइक्रो कंट्रोलर। इसमें टूल्स आप देखना चाहते हैं हम इवेंचुअली तो मेरा प्लान है कि पिक किट 3 इस्तेमाल करूँगा इंशाल्लाह। लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि सिर्फ सिमुलेशन करनी है तो सिमुलेटर सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से और इसको नेक्स्ट कर दें। ये आपसे कंपाइलर पूछ रहा है। अभी हमने एक इंस्टॉल किया है XC8 सेलेक्ट करें नेक्स्ट कर दें। ये लोकेशन पूछ रहे हैं मैंने एक लोकेशन बना दी। प्रोजेक्ट का नाम आप मैं पहले ये बना चाहूँ ब्लिंक प्रोजेक्ट तो मैं इसका नाम Blink4 दे रहा हूँ। सेट इज मेन प्रोजेक्ट जो बाकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स उसको रहने दें और फिनिश कर दें। तो ये आपका प्रोजेक्ट आपका इंटरफेस क्रिएट कर देगा। अब ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पर मैं आपको पहले सब मौजूद हैं। अगर इनका टेक्स्ट फॉर्मेट ये मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है अगर मैं इसको खोलूँ यहाँ पर तो राइटिंग योर फर्स्ट प्रोग्राम में अगर जाएँ तो यहाँ पर उसने काफ़ी हेल्प दी हुई है। यहाँ पर अभी प्रोटिस मेरे पास इंस्टॉल नहीं हुआ तो अभी प्रोटिस में आपको नहीं दिखाऊंगा सिर्फ ये MPLAB X में दिखाऊंगा। तो ऐसे एक एक स्टेप जो हम अपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया उसको भी उसने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले हम अपने आप देखेंगे यहाँ पर ये फाइल्स में आपके पास कोई फाइल मौजूद नहीं सवाए एक मेक फाइल के। तो हम सोर्स फाइल ऐड करनी है हमने। सोर्स फाइल पे आप क्लिक करें न्यू और मेन सी एक मेन सी क्रिएट कर लें। इसका नाम दे दें। हम इसका नाम वही जो हमने प्रोजेक्ट का नाम दिया था वही मैं इस फाइल का नाम दे रहा हूँ। और यहाँ पर उसने वो एक फोल्डर क्रिएट कर दिया उसने उसके अंदर Blink4.c क्रिएट कर रहा है। दिस इज़ गुड फॉर मी। तो ये फाइल क्रिएट कर देगा और इसमें एक उसने थोड़ा सा टेस्ट कोड भी इसमें बेसिक मेन का कोड इसमें डाल देगा। इसकी हमें फिलहाल ज़रूरत नहीं क्योंकि हम अपना कोड इस्तेमाल करेंगे। इसको डिलीट कर दें। अब जो चीज़ सबसे ज़रूरी है इसमें स्टार्टिंग के लिए होती है वो इसकी कन्फिगरेशन होती है। कन्फिगरेशन को की बहुत सारे आस्पेक्ट हैं जो कि समझ में आना फ़िलहाल स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल लगता है।
तो इसलिए हम इसका प्री डिफाइंड इसका एक स्ट्रक्चर है जिससे हम इसकी कन्फिगरेशन फाइल प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप विंडोज़ में जाएं, कन्फिगरेशन विंडो में सॉरी ये या टारगेट मेमोरी व्यूज़ में जाएंगे तो आपके पास कन्फिगरेशन बिट्स का एक ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करें तो आपके पास ये कन्फिगरेशन खोल देगा सारी की सारी। तो उसमें हमने जो मेजर है वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी we'll proceed as and when we need them, इंशाल्लाह we will talk about them। सबसे पहले फ्रिक्वेंसी आपको ऑसिलेटर हम कौन सा लगाएंगे, हमने हाई स्पीड ऑसिलेटर लगाना है, ठीक है। उसके लिए एचएस हाई स्पीड ऑसिलेटर, अगर आप 8 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा का आपने एक्सटर्नल ऑसिलेटर लगाना है तो आप यहाँ से एचएस कनेक्ट करें। हमारा प्लान है कि 20 मेगाहर्ट्ज या 16 मेगाहर्ट्ज जो हमें मिल गया मार्केट में आसानी से, वो कनेक्ट करेंगे तो एचएस इज़ फाइन। वॉचडॉग टाइमर वॉचडॉग टाइमर एक टाइमर होता है जो कि प्रोग्राम अगर बीच में हैंग कर जाए तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिलहाल हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपका प्रोग्राम ये एक काउंटर है जैसे हमें पीरियडिकली क्लियर करना होगा टाइमर को, अगर हम उसको क्लियर नहीं करेंगे तो आपका सिस्टम रीसेट हो जाएगा। ये अगर मिसाल के तौर पर हमारा कहीं पर प्रोजेक्ट, हमारा कोड जो है लूप में किसी में फंस जाए और उसको मैं ना क्लियर ना कर सकूँ टाइमर को, तो सिस्टम रीसेट हो जाएगा। एक तरह का सेफ्टी फीचर है, फिलहाल हम इस्तेमाल नहीं करें। पावर अप टाइमर भी फिलहाल हम इस्तेमाल नहीं करें। पावर अप टाइमर इंश्योर करता है कि आपका सिस्टम जो है वो उसकी पावर जो है वो मैक्सिमम VDD जो उसकी मैक्सिमम वहाँ तक पहुँच जाए, तो इसकी फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। ब्राउन आउट टाइमर जो होता है वो वोल्टेज के लिए होता है कि आपकी वोल्टेज अगर इनपुट वोल्टेज अगर लेट से 4, आपकी जो सप्लाई वोल्टेज है वो अगर 4 वोल्ट से कम हो जाए तो सिस्टम रीसेट हो जाएगा। इसको ऑन रहने दें, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। बाकी ये LVP जो है ये स्टैंडर्ड वोल्टेज के ऊपर जो हमारी इन सर्किट प्रोग्रामिंग होती है उसको आपने अगर VCC के ऊपर प्रोग्राम करना है यानी 5 वोल्ट्स पर, अदर देन नॉर्मली प्रोग्रामिंग के लिए हायर वोल्टेज चाहिए होती है। अगर आप स्टैंडर्ड वोल्टेज के ऊपर प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो उसको ऑन करना होगा। फिलहाल हम प्रोग्रामिंग कर ही नहीं रहे, हम सिमुलेट कर रहे हैं तो इससे हमने इसको ऑफ कर दिया। बाकी ये दोनों ऑप्शंस जो है वो इसको ये EEPROM के लिए होते हैं कि अब कोड प्रोटेक्शन, अपनी CP जो है वो कोड प्रोटेक्शन के लिए होती है। और राइट इनेबल, आपने प्रोग्राम मेमोरी का कौन सी स्पेस, आपको पता है इसमें बैंक्स होते हैं, कौन सी बैंक इस्तेमाल करना है। ऑफ का मतलब सारे बैंक इस्तेमाल करेंगे। और कोड प्रोटेक्शन भी फिलहाल कि आप उसमें कोड रीड ना कर सके, तो फिलहाल हम इन तीनों को ऑफ करेंगे, फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके पास बेसिक आपके कन्फिगरेशन सेट हो गई है। इसको अगर आप यहाँ पर एक बटन होगा जनरेट सोर्स कोड टू आउटपुट, तो ये आप क्लिक करेंगे तो ये इसने आपके लिए कोड फॉर्मेट में इसको क्रिएट कर देगा। उसको आप बस Ctrl+A Ctrl+C कर लें, इसको यहाँ पे क्लिक करें, Ctrl+A Ctrl+C, इसको आप कॉपी कर लें और अपने कोड में मेन में आप पेस्ट कर दें, तो आपके पास ये कोड, आपके पास कन्फिगरेशन कोड आ गया। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया, हमारी कन्फिगरेशन हमारी सेट हो गई। इसको सेव कर लें। अब आपने बेसिक ब्लिंक कोड चलाना है, तो वो भी मैं यहीं से कोड से इस्तेमाल कर लूँगा जो यहाँ पर मैंने आपको लिंक दिया था उसी में, राइटिंग योर फर्स्ट कोड में। तो ब्लिंक का कोड मैं आपको दिखा देता हूँ, सिंपल सा कोड है और इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। और आज की वीडियो में इसी पे मैं ख़त्म करूँगा इसकी सिमुलेशन करके। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं बिफोर आई एक्सप्लेन। तो इस पर आप आए, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया इधर आके, तो ये इंक्लूड जो है वो 2 दफ़ा आ गया। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखें पहली चीज़ ये कि इसने क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी डिफाइन की हुई 20 मेगाहर्ट्ज़। अगर आपका कम है यहाँ पर हम इवेंचुअली, तो अगर मुझे देखा था मार्केट में अगर आपको 20 मेगाहर्ट्ज़ के मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो यू कैन चेंज द फ्रिक्वेंसी। ये फ्रिक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज़ यहाँ पर गिवन है। उसके बाद ये ट्रिस बी जो होता है, ये पोर्ट्स हैं आपके पास पोर्ट बी जो है वो आपके पास 8 बिट की पोर्ट है, और उसमें अगर आप ट्रिस बी को सेट करेंगे, ट्रिस बी आप सेट करेंगे डिफाइन करने के लिए कि आपका पोर्ट का डायरेक्शन क्या होगा। इसी तरह जैसा ट्रिस बी है, ट्रिस ए भी है, ट्रिस सी भी होता है, ट्रिस डी भी होता है, और ये डिफाइन करता है कि आपकी पोर्ट इनपुट के लिए इस्तेमाल होगी या आउटपुट के लिए इस्तेमाल होगी। तो यहाँ पर हमने, क्योंकि आउटपुट हमने LED ब्लिंक करानी है, तो उसमें हमने आउटपुट के लिए, तो हमने पूरी पोर्ट को रादर देन जस्ट 1 बिट, हमने पूरी पोर्ट को यहाँ पर हमने हेक्स में नंबर दे दी 0x00, यानी कि पूरी पोर्ट को एज एन आउटपुट इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद हमने पोर्ट बी को हमने आउटपुट उसका हमने लो कर दिया। ये इसका एक्चुअल आउटपुट हम आउटपुट पे दे रहे हैं, ये इसकी सेटिंग है, ठीक है। ये इसकी पोर्ट सेटिंग है कि हम इसकी पोर्ट की डायरेक्शन क्या होगी, और ये एक्चुअल डाटा है जो कि हम अपने पोर्ट पे भेज रहे हैं, विच इज़ 0। और हमने क्योंकि इसमें एक पिन के ऊपर लगाना है, RB3 पे यहाँ पर उन्हें लगाई हुई है LED, तो इसको हमने RB3 को पहले हमने 1 कर दिया, LED ऑन कर दी, फिर डिले दिया, ये इसका मैक्रो है, हमने डिले का मैक्रो कॉल किया, और उसके बाद इसको फिर 0 कर दिया और फिर डिले कर दिया। तो ये आपका यानी कि हर 500 मिलीसेकंड के बाद इसको ऑन ऑफ करेगा। सो दिस शुड वर्क इंशाल्लाह। इसको हम सिमुलेट कर सकते हैं। सिमुलेट करने के लिए क्या होता है कि ये जो डिले का मैक्रो है ना, ये बहुत टाइम लेता है सिमुलेट करने में, लेकिन हमें सिमुलेशन में उसका इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैं भी कमेंट आउट कर रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिमुलेशन,
कि मेरा कोड ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर मैं यहाँ पर देखें कि मैं यहाँ पर आऊँ और क्लिक करूँ तो इसने एक मैं ब्रेक पॉइंट यहाँ पर इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ ब्रेक पॉइंट के से भी मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन बिफोर आई इंसर्ट अ ब्रेक पॉइंट, लेट मी जस्ट कंपाइल एंड रन द प्रोग्राम टू सी इफ इट्स वर्किंग क्लीन एंड बिल्ड मेन प्रोजेक्ट। ये भी कर सकता हूँ, या मैं सिर्फ यहाँ पर बिल्ड कर लूँ। अभी फिलहाल क्योंकि कोई और मैंने अभी काम नहीं किया हुआ इसमें, तो क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पर रिपोर्ट आ गई कि बिल्ड सक्सेसफुल। अब मैं इसको सिमुलेट करना चाह रहा हूँ, तो उससे पहले मैं यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगाऊंगा। मैंने यहाँ पर क्लिक किया इस लाइन के ऊपर। इस लाइन के ऊपर मैं चाहता हूँ कोड रुक जाए। यहाँ पर आके मैं ब्रेक करना चाह रहा हूँ। डीबग पे गया और डीबग मेन प्रोजेक्ट। जब मैंने डीबग किया तो बिल्ड ये इसने दोबारा बिल्ड किया और यहाँ पर लाके इसको कोड रोक देना चाहिए। लॉन्चिंग सिमुलेटर, देखिए सिमुलेटर लॉन्च कर रहा है। यहाँ पर ग्रीन एरो आ गया, यानी यहाँ पर प्रोग्राम आके ब्रेक कर गया। अब इसमें मैं चाहता हूँ मिसाल के तौर पर, अभी तो RB3 मेरे पास एक वैलिड वेरिएबल है। मैं वॉच लिस्ट में भी ऐड कर सकता हूँ RB3 को, लेकिन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो करंट वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल के अगर आप टैब में जाए वहाँ पर डिस्प्लेड होते हैं। तो पूरी पोर्ट और उसका RB3 सेपरेटली यहाँ पर मौजूद है। अब मैं इसमें ये अगर आपको याद हो, ये ऑप्शंस होते हैं आपके पास, स्टेप इन टू स्टेप ओवर। तो अभी तो क्योंकि हमारा कोई इसका फंक्शन नहीं है, तो इस दोनों में आपको कोई फ़र्क महसूस नहीं होगा। सो विल जस्ट स्टेप इनटू, हम स्टेप इनटू करते हैं। अगर आप देखें अभी यहाँ पर RB3 की वैल्यू अभी यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ये भी इस पर ग्रीन एरो है, इसका मतलब है ये भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुई है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर RB3 की जो वैल्यू है वो उसने 0 ही हमें बताई हुई है। तो हम इसको, अगर मैं इस पर स्टेप इन करूँ तो आप देखते हैं यहाँ पर इसने इसकी वैल्यू 1 कर दी है। सही है। और पोर्ट बी में भी आपको चेंजेस नज़र आने चाहिए। अब RB3 को इस स्टेटमेंट में मैं दोबारा 0 कर रहा हूँ। मैं दोबारा इसमें स्टेप इन करूँगा तो देखिए यहाँ पर भी वैल्यू चेंज हो गई है, यानी कि होल पोर्ट और RB3 को ये बता रहे हैं कि इसकी वैल्यू 0 हो गई है। तो इसी तरह मैं आप इसको आई कैन कीप ऑन डूइंग इट टू चेक वेदर दिस इज वर्किंग, एंड इट इज़ ऑब्वियस कि ये काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारी डिबग का फर्स्ट फेज़ ख़त्म हो गया। और अभी आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर अगली लेक्चर तक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।